बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर। इसमें आतिफ वक्कास और इस लेक्चर में हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो अभी एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों के पास टाइम कम है, मुझे शिद्दत से अंदाज़ा है, लेकिन फ़ारिग हम भी नहीं हैं, इसलिए हम टू द पॉइंट रहेंगे और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम वो सारी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो आपको मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है, if two vectors are multiplied in such a way that they result into a scalar quantity, the process is known as the scalar product. Now, scalar product between two vectors is represented by putting a dot between the vectors, and that is why this type of product is also known as dot product. Now, if we look at it mathematically for any two vectors A and B making angle theta with each other, the dot product can be expressed as A dot B that equals AB cos theta. Now, where from this AB cos theta comes? Generally, अगर आप देखें तो जब भी हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, एक तो ये है कि उनका रिज़ल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी और वो एक रियल क्वांटिटी होगी, कोई इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने दो एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर लिखे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वेक्टर ए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, या दीज टू आर जस्ट मैथमेटिकल वेक्टर्स। नाउ व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड यू पुट डॉट बिटवीन देम, इससे आपका ये मतलब होगा कि रिज़ल्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ आपको नज़र आ रहा है, न मैंने यहाँ पर कोई यूनिट वेक्टर लिखा है, न मैंने कोई एरो के साइन लगाए हैं। ये राइट साइड पे आपको सिर्फ प्योर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, रियल क्वांटिटी। नाउ जनरली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड विद द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर। एक का तो आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इस पहले वेक्टर के पैरेलल है, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर पैरेलल टू द फर्स्ट वन। नाउ ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों का सेम मतलब होता है। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है दैट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। नाउ मैं फॉर एग्जांपल ए डॉट बी, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो अगर मैं A डॉट बी करूं तो A का वो कंपोनेंट जो B के पैरेलल है दैट इज A cos थीटा, और B का मैग्नीट्यूड इस तरह लिखूं, या मैं इसको इस तरह लिखूं B डॉट A, यानी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का वो कंपोनेंट जो पहले के पैरेलल है। इसमें मुझे फॉर एग्जांपल मैं B का cos थीटा लिख लेता हूँ और A वैसे ही इसके साथ लिखता हूँ, फिर डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो इससे भी AB cos थीटा बनेगा, इससे भी AB cos थीटा बनेगा। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा वेक्टर पूरा लिखते हैं और किसका वो कौन से वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखते हैं जो दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों आप कर सकते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस बात पे हैरान होंगे कि मैंने दोनों सूरतों में cos थीटा क्यों यूज़ किया। तो अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, उनका स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, तो ये एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है। मैं दोनों में से किसी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, लेकिन रेफरेंस में क्या लूँगा, दूसरा वेक्टर रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँगा। मतलब ये कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल वेक्टर A के कंपोनेंट्स बनाना चाहता हूँ तो एक कंपोनेंट लाजमी तौर पर इसके पैरेलल बनाऊंगा और दूसरा कंपोनेंट इस केस में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत होती तो मैं इस डायरेक्शन में बनाता।
क्योंकि इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट बनते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है ये बेस है। बेस इसलिए है, मैंने प्रीवियसली भी बताया था, अब रिपीट कर देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा, कि वो कंपोनेंट कि जो थीटा के एडजेसेंट है। थीटा के दो हाथ होते हैं, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, एक उसका कंपोनेंट वो वाला कि जो एडजेसेंट हो उसको हम a cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए, एक वेक्टर इस b के पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट उठाएंगे a cos थीटा, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे b। इससे हमें इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा ए बी cos थीटा। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो यहां पर a स्मॉल है और b ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा डिफरेंट ड्रा किया है, लेकिन ये b जो है इस a से कम लेंथ में ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, वंस अगेन इस b के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब एक कंपोनेंट वो होगा जो इस a वेक्टर के पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट वो होगा जो इस ब्लू वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और वो कंपोनेंट अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होती तो इस डायरेक्शन में मैं ड्रा करता, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट, क्योंकि हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं तो वो इधर कहीं होता। लेकिन मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन अगर a है तो दूसरा b cos थीटा होगा a के पैरेलल वाला। अब आप इस बात से परेशान ना हो कि इस वक्त आपको ये दो वेक्टर इस डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं या ये दो वेक्टर इस डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं तो उनके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क होगा। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का रिज़ल्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जो इस पे डिपेंड ही नहीं करता डायरेक्शन क्या है। ये हम सिचुएशन टू सिचुएशन देखेंगे कि कब कौन सा हमने लेना है। लेकिन अब मैं इस पे थोड़े से कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ फिज़िक्स के, और जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि एमडी किड स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ कम से कम आप अंडरस्टैंड कर लें कि a डॉट b करें या b डॉट a करें, दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है। अब मैं तो जैसा कि हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसकी फिज़िक्स में बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पहले लिख लेता हूँ, फिर उसकी बेस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। एक फॉर एग्जांपल वर्क है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पावर है, तो पावर भी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। फिर इसी तरह काइनेटिक एनर्जी है, वो भी वेलोसिटी का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट है, और इससे फिर हम ये mv² लिखते हैं बिकॉज v डॉट v इज़ v² कॉज ऑफ 0। v और v आपस में पैरेलल होते हैं, cos ऑफ 0 1 होता है, हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2m मोमेंटम डॉट मोमेंटम। सो ये भी इसी तरह है p² डिवाइडेड बाई 2m। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डॉट वेक्टर एरिया एंड दैट इज EA cos ऑफ थीटा। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज B डॉट A दैट इज BA cos ऑफ थीटा। इन सारी सिचुएशंस में हमें स्केलर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एमडी किड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थ्रू आउट द बुक आपको
इस स्केलर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी इसकी बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी है। लाइक कंपोनेंट फॉर्म में हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं, फिर इन सारी क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर तो कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए गए हों दो वेक्टर्स, लाइक वेक्टर ए दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, एंड देन वेक्टर बी इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। देन अगर आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप सिंपली एक्स कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, वाई कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और जी कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर ले और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो स्केलर लाइक ए प्लस बी प्लस सी और डी प्लस ई प्लस एफ, आप इनका प्रोडक्ट अच्छी तरह जानते हैं। इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो फिर आप देखेंगे कि उसमें बहुत सी जगहों पर आपको इस तरह से मिलेगा आई डॉट आई, ये भी आएगा, उसमें जे डॉट जे भी सामने आएगा, के डॉट के भी सामने आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम 1 इज्यूम करते हैं बिकॉज इनका रिज़ल्ट 1 आता है। मैं एक प्रूफ कर लूँगा, लेकिन बहरहाल इनका रिज़ल्ट 1 आता है। और जहाँ पर भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे, आई डॉट जे होगा या जे डॉट आई होगा, रिज़ल्ट 0 आएगा। जे डॉट के होगा या के डॉट जे होगा, रिज़ल्ट 0 होगा। के डॉट आई होगा या आई डॉट के होगा, रिज़ल्ट 0 आएगा। इसलिए वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे जिनके यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। सिर्फ वो बच जाएंगे कि जिनके यूनिट वेक्टर्स आपस में सेम हैं। तो ए एक्स बी एक्स के साथ, ए वाई बी वाई के साथ, ए जी बी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 क्यों आता है? क्योंकि आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है। कुछ देर पहले हमने बात की आई डॉट आई, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। इससे हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड पैरेलल टू द फर्स्ट। अब आप जानते हैं आई और आई के दरमियान एंगल 0 होता है, तो cos ऑफ 0 1 देता है। तो यहाँ से आपके पास आई स्क्वायर इंटू 1 आएगा। और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर से 1 आता है, तो इसलिए ये 1 होगा। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये आयोटा नहीं है, ये यूनिट वेक्टर आई है। कुछ स्टूडेंट्स कहीं इसको आयोटा ना समझे, वो कम्प्लेक्स नंबर्स में होता है, ये यूनिट वेक्टर आई है। इसी तरह अगर मैं यूनिट वेक्टर जे लिखूं तो उसका भी इसी तरह जे स्क्वायर cos ऑफ 0 होगा, वो भी 1 होगा। के डॉट के से भी इसी तरह के स्क्वायर cos ऑफ 0 दैट इज़ 1। और जो परपेंडिकुलर है यानी आई डॉट जे, तो इससे आई जे cos ऑफ 90 डिग्री आते हैं और cos ऑफ 90 0 होता है, इसलिए ये 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट
जब कंपोनेंट्स फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर एक और बात भी याद आ रही है मुझे, और वो ये है कि कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी ए डॉट बी जो है ये कब ज़ीरो होगा, इस ज़ीरो। तो इसके लिए कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, दूसरा ये हो सकता है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, या ये हो सकता है कि उन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, यानी वो आपस में परपेंडिकुलर हो। और इसकी मिसाल मैं ये दूंगा यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क का यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्क एफ डी कॉस थीटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी पेंडुलम के अंदर मौजूद टेंशन वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो पेंडुलम इस लाइन पे ऑसिलेशन करता है और फोर्स जो है टेंशन की फोर्स अपवर्ड है। तो ये फोर्स चूंकि इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो अगर आप देखें कि फोर्स ऑफ टेंशन में इसको F से रिप्रेजेंट कर लूँ Ft और डिस्प्लेसमेंट को d कर दूँ, तो आपके पास वर्क जो होगा एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री यानी ज़ीरो होगा। इसलिए टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम वर्क नहीं कर सकता। दूसरी मिसाल ज़ीरो वर्क की ये हो सकती है कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, न्यूक्लियस उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है जो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करती है। तो ये फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती, ये पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पे वर्क इसलिए नहीं कर सकती कि वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो फोर्स, इसलिए वो फोर्स भी वर्क नहीं कर सकती, कोई सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क नहीं कर सकती। तो इसका ऑरिजिन यहाँ पे है क्योंकि उसमें एंगल 90 डिग्री का होता है। फिर इस तरह अगर आप मैक्सिमम वर्क की बात करें कि या मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे इस तरह से मैं एक ग्राफ बनाऊंगा स्केलर प्रोडक्ट का, और ग्राफ से बहुत सी बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं इस लाइन पे वैल्यूज़ लिखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस ए बी, यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस ए बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़ीरो, क्योंकि कॉस थीटा है और इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो अगर तो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एंगल ज़ीरो है या 90 है या 180 है या 270 है, वेक्टर्स हैं उनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, या 360 डिग्री है, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट ग्राफ पे कैसे नज़र आएगा। तो अगर तो एंगल ज़ीरो है प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि ए बी कॉस ऑफ ज़ीरो से ए बी आएगा जब एंगल ज़ीरो होगा, और अगर एंगल 90 होगा तो हमारे पास इससे ज़ीरो आएगा, और अगर एंगल हमारे पास 180 हो जाए तो फिर इससे माइनस ए बी होगा, क्योंकि काज 180 -1 होता है, तो ये इधर कहीं होगा। तो ग्राफ जो बनेगा इस तरह 270 पुट करें तो दोबारा ज़ीरो आ जाता है, 360 पे फिर 1 आ जाता है, ग्राफ ऐसे होगा, ग्राफ इस तरह होगा। इससे आपको एक और क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाता है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, तो यस स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ऐसे हो कि वो 90 और 270 के दरमियान हो। तो अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो तो उन सब के लिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये अगर वर्क है तो वर्क नेगेटिव होगा, ये अगर किसी सरफेस के अंदर फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं चार्ज की तो
वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है इनमें से। तो स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है जब एंगल 90 से ज़्यादा हो, 270 से कम हो। मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा? जब एंगल 180 होगा, ये मैक्सिमम नेगेटिव होगा -AB। फिर इस तरह से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। मैं ज़रा एक दो और क्वेश्चंस ज़रा यहाँ पे करूँ इस तरह कि फॉर एग्जांपल फ्लक्स से रिलेटेड EA cos थीटा है। तो क्वेश्चन ये होता है कि फ्लक्स अगर अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाए तो एंगल कितना हो गया होगा? तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो EA है, और अगर फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जो है ये फ्लक्स EA cos थीटा एंड दैट इज 1/2, और मैक्स जो है EA है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। cos थीटा कब 1/2 होता है? जब थीटा 60 डिग्री होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा है, तो एक बात ये भी स्केलर प्रोडक्ट के मुतालिक याद रखें कि जब भी किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर आता है तो उसको हम एक्सपेंड करते हैं इस तरह कि वो V.V होगा, कभी भी V क्रॉस V नहीं लिखेंगे उसका। जब भी दो वेक्टर्स आपस में सेम वेक्टर्स होंगे उनका स्क्वायर तभी आएगा जब डॉट लिखेंगे, क्रॉस लिखेंगे रिजल्ट 0 आएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उन दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट। और फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं वो सारे डिस्कस नहीं कर पा रहा। तो मेरा ख्याल है आप स्केलर्स दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। एक क्वेश्चन सॉरी मैं भूल गया था, वो भी ज़रा डिस्कस कर लूँ कि कभी कभी हमसे एंगल मांगा गया होता है कि जी दो वेक्टर्स हैं आपस में, फॉर एग्जांपल फोर्स गिवन होगी 3I है प्लस 2J है माइनस K, ये कोई फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट दी गई होती है जी 2I प्लस J प्लस 2K, और वो हमसे ये कहा जाता है कि जी इनके दरमियान एंगल फाइंड करें। इसका तरीका ये है कि हम F.D करेंगे और इससे हम इनका पहले डॉट प्रोडक्ट, और ये फार्मूला हम जानते हैं FD cos थीटा है। तो अगर हमें थीटा चाहिए, cos थीटा को उधर ही छोड़ देंगे, बाकी चीज़ें इधर आ जाएंगी। डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई FD एंड देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस स्टफ F.D डिवाइडेड बाई FD। अब नीचे जो FD है वो इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं। वेक्टर F का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर F का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर वैसे भी उसको प्लस कर देगा। सो 3 3 are 9, 2 2 are 4 प्लस 1, इससे राउंड अबाउट आ जाता है 14, और ये F का मैग्नीट्यूड है। और फिर इसी तरह D का मैग्नीट्यूड भी आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इससे आ जाता है 9, तो ये आ जाता है 3। इसी तरीके से हम अगर सॉल्व करें तो हमें दोनों की मैग्नीट्यूड मालूम है और इनका डॉट प्रोडक्ट आप लें F.D, तो 3 2s are 6 I के साथ, फिर 2 1 is 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड विद -1 is -2, तो यहाँ से आ जाता है 6। तो आपको डॉट प्रोडक्ट भी मालूम है और आपको दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी मालूम है। ये सारा डेटा इस फार्मूला में पुट करेंगे, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। दलो अल्लाह पामा।